गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी 12th क्लास के मैप वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैप वर्क्स अपडेटेड सिलेबस 2022 और 23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये वीडियो दो हिस्सों में होगा। वीडियो नंबर जो 1 होगी उसमें बुक नंबर 1 और पार्ट ए को डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ जो रिलेटेड सारी प्लेसेस होंगी। और वीडियो नंबर 2 के अंदर बी बुक, पार्ट बी बुक जो है पीपल इंडियन इकॉनमी, उसके रिलेटेड जो भी मैप वर्क्स होंगे, प्लेसेस होंगी, उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। एंड इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास मैप्स ज़रूर रखें वर्ल्ड और इंडिया के, एंड ताकि जो भी प्लेसेस जहाँ डिस्कस की जाएंगी उन सभी प्लेसेस को आप मैप में मार्क कीजिए, जिससे प्रैक्टिस भी होगा और चीज़ों को याद रखना भी आसान हो जाएगा। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं मैप वर्क के लिए। तो सभी प्लेसेस का आपको पता होना चाहिए। पहला जो यूनिट नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कोई भी मैप वर्क आपको नहीं आएगा क्योंकि एक ही चैप्टर आ रहा है। एंड यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 to 4 थर्ड चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तो 2 to 4 चैप्टर में लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे एंड उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर 5 है। चैप्टर नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए। सबसिस्टेंस गैदरिंग एरिया है, नोमैडिक हर्डिंग है, कमर्शियल लाइवस्टॉक है, मेजर एरिया अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, और मेजर एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, और इसमें से मैप वर्क आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए, यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 6 में से सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो इसमें कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है, रूहर, सिलिकॉन वैली, अपलेशियन, ग्रेट लेक रीजन। इन सभी इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा। यदि हम बात करें चैप्टर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल, उनको डिस्कस करना है और उनकी लोकेशन बतानी है वर्ल्ड में। और उसमें इंपॉर्टेंट वन है जो ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस कैनेडियन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइंस हैं। आगे यदि हम बात करें सी पोर्ट्स की, तो मेजर सी पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉन्टिनेंट वाइज सभी सी पोर्ट आपको पता होने चाहिए। यूरोप में नॉर्थ केप है, लंदन एंड हम्बर्ग है, एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में वैनकूवर है, सैन फ्रांसिस्को एंड न्यू ऑरलेंस है। साउथ अमेरिका के अंदर रियो डी जेनेरियो है, कोलन एंड वेलप्रासो। अफ्रीका के अंदर स्वेज, डरबन एंड केप टाउन इंपॉर्टेंट वन है। और एशिया में योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एडन, कराची एंड कोलकाता, ये एशिया की इंपॉर्टेंट जो मेजर सी पोर्ट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पर्थ, सिडनी एंड मेलबॉर्न। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आगे आपका चैप्टर 8 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड में भी और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी। और उसमें वाटरवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाटरवेज में आप थोड़ा दिमाग में रखना, इनलैंड वाटरवेज हैं। इनलैंड वाटरवेज में स्वेज कनाल, जो भी रिवर या कैनाल के ऊपर वाटरवेज बने हुए हैं, पनामा कनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राहाइन और सेंट लॉरेंस। ओके। एंड मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें तो एशिया में बेसिकली 4 हैं, जिसमें टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जिदा एंड एडन, बेसिकली 5। एंड अफ्रीका के अंदर जॉनसनबर्ग एंड नैरोबी। एंड यूरोप के अंदर मॉस्को, लंदन, बर्लिन, पेरिस एंड रोम। नॉर्थ अमेरिका शिकागो, न्यू ऑरलिन, मैक्सिको सिटी। एंड साउथ अमेरिका ब्यूनस एयर्स एंड सैंटियागो। एंड ऑस्ट्रेलिया डार्विन एंड वेलिंगटन। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो बुक नंबर 1 में से सिलेबस में दी गई हैं, और इन्हीं प्लेसेस में से आपको 10 मार्क्स का मैप वर्क आने वाला है, तो इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए 1 by 1 सारे मैप्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पहला यदि हम बात करें लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट की, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो प्लेस आपकी कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। एंड उस कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट प्लेस सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है कनाडा। तो कनाडा की लोकेशन इज़ हेयर, तो आप ये देख सकते हो, ये कनाडा एरिया है।
तो कनाडा एक कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। एंड ये दुनिया के, यदि हम रैंक वाइज देखें तो सेकंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। एंड थर्ड वन का नाम आता है, वो है आपका चाइना। ओके, यदि फोर्थ वन का बात करें तो यूएस है। एंड फिफ्थ वन का बात करें तो ब्राज़ील है। एंड सिक्स का बात करें ऑस्ट्रेलिया है। और सेवन्थ इंडिया है। तो इंडिया सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो मैं थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, तो प्लीज़ उनको नोट डाउन करते जाना। तो नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री इज़ कनाडा। ठीक है, ये कनाडा है। ओके, अनदर वन, साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका अनदर कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री ब्राज़ील है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, यदि हम बात करें यूरोप, यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया रशियन फेडरेशन है। रशियन फेडरेशन मीन्स रशिया का वो पार्ट जो यूरोप के अंदर आता है। तो टिल मैक्सिको, ये सारा एरिया कम्स अंडर रशिया, और इसको बोलते हैं रशियन फेडरेशन। और रशियन फेडरेशन का ना दूसरा नाम यूरोपियन रशिया भी है, इसको ना यूरोपियन रशिया भी बोल देते हैं। तो प्लीज़ डू नोट डाउन। ओके, यूरोपियन रशिया लार्जेस्ट इन यूरोप। ओके, एंड यदि हम एक और यहाँ पे देखें तो लार्जेस्ट कंट्री में यूक्रेन भी आता है। ओके, तो यूक्रेन इज़ आल्सो हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन यूरोप, बट रशियन फेडरेशन उससे भी बड़ा है। यदि हम अफ्रीका में बात करें तो अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का, जो नदर्न साइड में पड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड एशिया में बात करें तो एशिया में चाइना। ठीक है, चाइना के बाद किसका नंबर आता है? चाइना के बाद नंबर आता है इंडिया का, जो एक कंप्लीट कंट्री है। ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया एक लार्जेस्ट कंट्री है, कॉन्टिनेंट का नाम है ओशिनिया। ओशिनिया, क्लियर है? अभी ये 6 कंट्रीज़ हैं जो हर कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है लार्जेस्ट वन है, जिसमें कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ब्राज़ील, एंड अफ्रीका अल्जीरिया, एंड यूरोप में रशियन फेडरेशन, एंड एशिया में चाइना, एंड ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट कंट्री। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए आगे हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो चैप्टर्स हैं, एंड उसमें से मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा। एंड वो प्लेसेस कौन कौन सी हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला हम बात करते हैं एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग की बात करते हैं तो सबसिस्टेंस गैदरिंग एरियाज में कौन कौन सी जो प्लेसेस हैं वो आ रही हैं, जिसमें पहला इज़ हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड एरियाज आप देख सकते हो। हाई एल्टीट्यूड एरियाज कौन कौन से हैं? हाई एल्टीट्यूड एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। हाई एल्टीट्यूड वाले लैटीट्यूड वाले एरिया जो काफ़ी हाईएस्ट मतलब नियर द पोल एरिया आपको मिलेंगे, उनको हम हाई लैटीट्यूड जोन बोलते हैं। अल्टीट्यूड नहीं है, अल्टीट्यूड का मीन्स होता है हाइट। अल्टीट्यूड का मीन्स होता है हाइट होता है, लेकिन लैटीट्यूड का मीन्स होता है लोकेशन। ठीक है, मतलब नियर टू पोल। ठीक है, एंड उस पार्ट को हम लैटीट्यूड के टर्म में कंसीडर करते हैं। चलिए अभी हाई लैटीट्यूड जोन में ये सारा एरिया है बच्चे, इस सारे एरिया को बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका का कौन सा साइड है? ये नॉर्थ अमेरिका का नदर्न साइड है। इसको आप नदर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी बोल सकते हो, लेकिन मेन कंट्री कौन सा आता है? कनाडा। कनाडा और अलास्का वाला पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसको हम नदर्न पार्ट ऑफ कनाडा बोल सकते हैं, क्योंकि मेजर एरिया क्या है? कनाडा का ही कवर कर रहा है, तो इसको नदर्न कनाडा बोलेंगे। एंड सेम एंगल के ऊपर ही आप देख सकते हो यहाँ पे, सेम एंगल के ऊपर तो ये एरिया भी दिया हुआ है। इसको बोलते हैं नदर्न यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। इसको नदर्न यूरेशिया क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि ये एक कंबाइंड पार्ट है दो कॉन्टिनेंट का। यहाँ तक यूरोप आता है, इसके बाद एशिया आता है, और यूरोप और एशिया के कंबाइंड पार्ट को बोलते हैं, कॉमन पार्ट को बोलते हैं यूरेशिया। तो ये यूरेशिया का नदर्न साइड है, नदर्न यूरेशिया कैन बी देयर, जिस साइबेरिया भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ओके। अनदर वन, यदि हम बात करें नेक्स्ट वन की, तो नेक्स्ट वाले जो एरियाज हैं इसमें जो लो लैटीट्यूड जोन में आते हैं, और लेकिन यहाँ पे होती है सबसिस्टेंस गैदरिंग। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और वो
इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं? अमेजोन बेसन है। अमेजोन बेसन बेसिकली अमेजोन रिवर की वजह से बना है, और मेजर कंट्री जो एरिया है कवर करते हैं वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील पड़ता है साउथ अमेरिका, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, यदि हम नेक्स्ट किसी और एरिया को देखते हैं जो अफ्रीका के अंदर है, तो आप देख सकते हो ये एरिया आता है ट्रॉपिकल अफ्रीका। इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एक लाइन पास करती है, यहाँ से एक लाइन पास करती है, आप देख सकते हो, जिस लाइन का नाम है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री। ओके, तो इक्वेटर के नदर्न साइड में जो एरिया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। तो ये ट्रॉपिकल कौन से कॉन्टिनेंट का है? अफ्रीका का। इसको ट्रॉपिकल अफ्रीका बोलते हैं। ओके, एंड ट्रॉपिकल बेसिकली द एरिया बिटवीन ट्रॉपिको कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, उसको भी बोलते हैं। तो ये पूरा एरिया है ट्रॉपिकल अफ्रीका। यदि हम साइड बोलें तो वेस्टर्न अफ्रीका हम कह सकते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एरिया में भी सब्सिस्टेंस गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। आगे यदि बात करें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अभी ये साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया कहाँ पे है और इसको साउथ ईस्ट एशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका पूरा एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ तक है। ठीक है, ये पूरा एरिया एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। आप देख सकते हो ये सारा एरिया। ओके, अभी इसका आप साउथ ईस्ट देख लो कौन सा है। ये नदन है, ये सदर्न है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। और इसको आप डायरेक्शन निकाल के देख लीजिए कौन सा बनी है? साउथ ईस्ट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ ईस्ट एशिया। एशिया का साउथ ईस्ट पार्ट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। एंड जिसमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, एंड उसके बाद बर्मा और पार्ट ऑफ चाइना, ओके, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम का कुछ एरिया कम्स अंडर दिस, एंड मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया का ये जोन आप देख सकते हो, और पापुआ गिनी। तो ये एरिया भी एशिया के कुछ जो एशिया कॉन्टिनेंट के हिस्से आता है। ओके, कुछ एरिया कम्स अंडर ऑस्ट्रेलिया। और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी साइड है? नदन, इसलिए इसको बोलते हैं नदन टिप और नदन फ्रिंज, नदन फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये एरिया भी किस में आते हैं? सबसिस्टेंस गैदरिंग एक्टिविटी में आते हैं। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ठीक है, ओके। आगे यदि हम आगे बात करें तो आगे वाला जो मैप है वो दिया है नोमैडिक हर्डिंग का। तो नोमैडिक हर्डिंग में एरिया देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। नोमैडिक हर्डिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपके सबसे पहले टुंड्रा रीजन है यूरेशिया का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ओके, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया के बीच में ये टुंड्रा एक क्लाइमेट है। ठीक है, और यूरेशिया एक रीजन है। हम इसको नदर्न यूरेशिया भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टुंड्रा रीजन है, बहुत सर्दी पड़ती है, इसलिए इस एरिया में नोमैड्स रहते हैं। और वो नोमैड्स क्या करेंगे? हर्ड करते हैं। हर्ड क्या होता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, फॉर मिल्क, मीट, वूल और सम अदर पर्पज़ के लिए। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, और इस एरिया को बोलते हैं नदर्न यूरेशिया और टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ठीक है, आगे उसके बाद हम बात करते हैं, ये ग्रीन कलर से शो किया गया, और ये नॉर्दर्न अफ्रीका। ठीक है, नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, अरेबियन पेनिसुला हो गया। ठीक है, उसके साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न हम एशिया कह सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये एरिया, तो हम सेंट्रल एशिया भी इसको कह सकते हैं। तो वो एरियाज में आता है, इंक्लूडिंग मंगोलिया, रशिया का कुछ पार्ट है, चाइना पार्ट इज़ देयर। ठीक है, ऑल कम्स अंडर नोमैडिक हर्डिंग। ये क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपको ज़्यादातर क्या चीज़ मिलती है? डेजर्ट। आप इस एरिया में आओगे तो यहाँ पे डेजर्ट का नाम है सहारा। ठीक है, सहारा डेजर्ट है। एंड यदि हम आगे देखते हैं तो अरेबियन डेजर्ट है। उसके बाद यहाँ पे सिंध, पाकिस्तान का कुछ एरिया, बलूचिस्तान एंड ऑल, वो सारा एरिया है, और थार डेजर्ट साथ में आता है, और इसके साथ ही मंगोलिया वाला पार्ट, गोबी डेजर्ट एंड और चाइना में। तो वो सारे एरियाज इसी डेजर्ट एरिया में आते हैं, और जहाँ डेजर्ट होगा वहाँ पे क्या होगी? नोमैडिक हर्डिंग। और यदि हम साउथ वाले एरिया में बात करते हैं तो साउथ वाले एरिया में यू कैन सी हियर साउथ वेस्ट अफ्रीका। इसको साउथ वेस्ट अफ्रीका क्यों बोलते हैं? ये नदर्न है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये सदर्न है। तो आप इसका देख लीजिए कौन सी प्लेस पड़ती है? साउथ वेस्टर्न। तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका का एरिया है।
ठीक है, साउथ एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, पूछा जा सकता है यहाँ से। एंड एक वेस्टर्न मेडागास्कर, तो ये छोटा सा एरिया है, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर का कौन सा साइड है, वेस्टर्न साइड है, तो वेस्टर्न साइड वेस्टर्न मेडागास्कर आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एंड इसको साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर को क्यों, क्योंकि एक ही लैटिट्यूड पे पड़ते हैं। दूसरा, इस एरिया में एक डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम है कालाहारी, क्या है, कालाहारी डेजर्ट। ओके, तो यहाँ पे डेजर्ट है, मैंने नोमैडिक हर्डिंग ऑलरेडी आपको वहाँ बता दी थी। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो नोमैडिक हर्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और नोमैडिक हर्डिंग ही क्या करती है, नोमैडिक हर्डिंग में एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होती है, सीजनल माइग्रेशन होती है किसकी, ऑफ नोमैड्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन, माउंटेन टू प्लेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को याद रख लेना। चलिए अनदर वन, यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की एक्टिविटी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। देखिए पहले इसका नाम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रखा क्यों गया है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इसका नाम रखने का सबसे मेन मकसद यही है कि ये बहुत बड़े लेवल पे होती है, एक्सटेंसिव है, दूसरा कमर्शियल है, प्रॉफिट पर्पज़ के लिए होगी, और ग्रेन वाले पार्ट में ये होगा कि जो भी यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट की जाती हैं वो ग्रेन की फॉर्म में होंगी, लार्ज ग्रेन की, लार्ज कोर्स ग्रेन, बड़े ग्रेन्स होंगे जिसमें वीट, राइस, मिर्च, बाजरा, ज्वार, तो वो सारी क्रॉप जो ग्रेन की फॉर्म में होती हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन मेन क्रॉप क्या होगी, वीट एंड मिर्च, वीट एंड मिर्च मेन क्रॉप है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ और, ये सारी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पता है कहाँ होती है, यहाँ पे ग्रास लैंड्स होते हैं, क्योंकि ग्रास लैंड में ग्रास बहुत छोटा होता है इसलिए वहाँ पे कल्टीवेशन करना बहुत आसान हो जाता है। और वो ग्रास सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और ऑफ सीजन में वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। इसको एक्सटेंसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि फील्ड का साइज बहुत बड़ा होता है, 1000 से लेके मे बी 5000 एकड़ और मे बी मोर देन दैट आल्सो। ओके, उतना इसका साइज मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की फार्मिंग वहाँ होती है। चलिए एरिया देख लेते हैं। तो एरिया पहला अमेरिकन प्रेरीज, अमेरिकन प्रेरीज। ठीक है, अमेरिका में ग्रासलैंड का नाम है प्रेरीज। ठीक है, ग्रासलैंड होते हैं, एंड इस ग्रासलैंड में क्या होती है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। और एक यहाँ पे एक और फार्मिंग होती है उसका नाम है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, इसको ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ ग्रासलैंड होंगे वहाँ पे आप लाइव स्टॉक कर सकते हो, उसको कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग बोलते हैं। अनदर वन, यहीं पे ही एक और चीज़ होगी डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। तो ये डेयरी फार्मिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए सारे एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, तीन टाइप की एक्टिविटी के लिए। ओके, अनदर वन, यदि हम बात करें यूरेशिया मतलब यूरेशिया मीन्स कॉमन पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया, कॉमन। ओके, एंड यहाँ पे इन ग्रासलैंड का नाम है स्टेपीज। ग्रासलैंड वही है, बस सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूँ, आप दोनों जगह पे इसका लैटिट्यूड देख लेना, सेम आ रहा है। तो सेम लैटिट्यूड के ऊपर सेम टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, और सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में सेम टाइप का वेजिटेशन मिलेगा जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका नाम है कमर्शियल एक्सटेंसिव ग्रीन फार्मिंग एरियाज और ग्रासलैंड्स। ठीक है, आगे यदि हम साउथ वाले एरिया में देखते हैं तो साउथ वाले एरिया में इंपॉर्टेंट एरियाज आर, आप देखिए अर्जेंटीना में एरिया इज देयर, साउथ अमेरिका में, एंड इसका नाम है पंपस। क्या है, पंपस, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, यदि हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका के एरिया में आप देख सकते हो यहाँ पे अफ्रीका में एनी ग्रासलैंड का नाम है वेल्ट। क्या है, वेल्ट्स। ठीक है, वेल्ट्स ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम है डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये हैं डाउन्स। ठीक है, DOWNS। और इसी कोई न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड एरिया है, न्यूजीलैंड में इनका नाम है कैंटेबरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एरिया और भी है इंपॉर्टेंट वन, लेकिन वो आपको ज़्यादा कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के लिए है, ग्रासलैंड, उसका नाम है यहाँ पे, उसका नाम है लिलानोस, LALNOES, लिलानोस। तो ये कुछ एरियाज आर जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में रख लेना। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के। ठीक है, तो ये सारे एरिया को आप दिमाग में रख सकते हो। चलिए आगे यदि बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम मिक्स फार्मिंग की। ठीक है, तो मिक्स फार्मिंग के जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपको मैप में यहाँ शो किए गए हैं। चलिए बात करते हैं पहले एक्सटेंसिव कमर्शियल जो फार्मिंग के बाद
मिक्स फार्मिंग के इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं। पहला बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कौन सा साइड है, ये नदर्न हो गया, ये कौन सा साइड है, सदर्न हो गया, और ये वेस्टर्न हो गया, और ये ईस्टर्न हो गया। और इस एरिया को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका कैन बी देयर, इसको भी कहा जा सकता है। और यदि हम इस पार्ट को बोलें, ये नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, ठीक है। ये कनाडा का पार्ट है ज़्यादा, और ये यूएसए का एरिया है, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका, ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। चलिए, यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो आप देख सकते हो जहाँ पे पंपस, ठीक है, पंपस वाला एरिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जिसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये दोनों के एरियाज आर देयर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है मिक्स फार्मिंग के लिए, ठीक है। और मिक्स फार्मिंग में जो इम्पॉर्टेंट एरिया नेक्स्ट है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आप यहाँ पे लोकेशन निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे यूरोप में ये नदर्न है, और ये सदर्न है, और ये ईस्टर्न है, और ये वेस्टर्न है। तो एरिया बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इसमें ना ये सारा एरिया भी आएगा, थोड़ा यूके का एरिया, ये एरिया भी इसके अंदर आता है, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। यदि इसके साथ ही ये एरिया यूरोप के साथ होते हुए एंटर इन एशिया कॉन्टिनेंट आल्सो, और मैंने पहले बता दिया यूरोप और एशिया का जो कंबाइन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं, यूरेशिया, याद रखना, ओके। अनदर वन, साउथ अमेरिका का कुछ एरिया है। साउथ अमेरिका का एरिया कौन सा है, तो कौन सी साइड है साउथ अमेरिका की, ये नदर्न हो गया, ये सदर्न हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो हम इसको साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं। साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ क्या है, साउथ अफ्रीका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना। तो ये कुछ एरियाज किस में आते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग में है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यूरेशिया और साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के कुछ एरियाज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे यदि बात करते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम ही दिया हुआ है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, तो सिंपली एक क्लियर कट सीन तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर वही एग्रीकल्चर होती है जो मेडिटेरेनियन एरिया में मिलेगी, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन एरिया में कौन से टाइप की एग्रीकल्चर मिलती है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट मिलते हैं, सिट्रस, ठीक है, सिट्रस फ्रूट होंगे। और सिट्रस फ्रूट में जैसे मैंगो, ऑरेंज, ऑलिव, है ना, लेमन एंड ऑल, तो वो सारे। और यहाँ पे ना कल्टीवेशन होती है जिसका नाम है ग्रेप्स कल्टीवेशन, और ग्रेप्स कल्टीवेशन को बोलते हैं विटी कल्चर। क्या बोलते हैं, विटी कल्चर। यहाँ पे ना सर्दियों में बारिश होती है, बड़ा प्लेजेंट क्लाइमेट है यहाँ पे। और इसका नाम मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्यों रखा गया, क्योंकि पहले शुरू में अलोंग द मेडिटेरेनियन जितना भी एरिया था ना, वो सारा क्या करता था, इस टाइप की कल्टीवेशन करता था। और इस एरिया में जो मेडिटेरेनियन के अराउंड सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं है, काफ़ी हैं। तो इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट इज आल्सो देयर, एशिया कॉन्टिनेंट का कुछ पार्ट है, और अफ्रीका का, तो अफ्रीका का नदर्न साइड, यूरोप का सदर्न साइड, और एशिया का हम कह सकते हैं कौन सा, वेस्टर्न साइड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको दिमाग में रख लेना। और ये पूरे एरियाज में क्या होती है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो इसमें कुछ एरियाज आर देयर जिसमें टूनीशिया, ठीक है, लीबिया, अल्जीरिया, ये एरियाज आ गए, और यहाँ पे स्पेन, फ्रांस और इटली, ग्रीस, ओके। तो ऑल दोज एरियाज आर देयर। तो आप देख सकते हो यूरोप और अफ्रीका के मेन एरियाज इसमें हैं। तो सेम ही लैटिट्यूड पे चलते हैं, सेम ही लैटिट्यूड पे आप देखिए इस साइड में, तो ये कौन सी साइड है, यूएसए का वेस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए आल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ कल्टीवेशन, जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अभी यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी नहीं है, लेकिन लैटिट्यूड सेम है। जब लैटिट्यूड सेम होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होगी, तो उस एरिया में सेम टाइप का कल्टीवेशन फाउंड, ठीक है, ओके। अनदर वन, यदि हम नेक्स्ट वाले पार्ट जो देखते हैं, मतलब एरियाज जो हैं, तो यू कैन सी हियर सेम ही लैटिट्यूड, जो नदर्न वाला एरिया सेम ही लैटिट्यूड के ऊपर हम साउथ में देखते हैं, तो हेयर इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर में सेम लैटिट्यूड के ऊपर देखेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन सेम मिलेंगी। जब सेम क्लाइमेटिक कंडीशन है तो कल्टीवेशन भी सेम मिलेगा। कौन सा, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, ओके। तो इसमें आप देख सकते हो, तो ये एरिया चिले है, तो चिले का विच साइड, वेस्टर्न, ठीक है। चिले का सेंटर है लेकिन साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड है, इसको वेस्टर्न साउथ अमेरिका बोल सकते हो, ओके। अनदर वन, सेम लैटिट्यूड के ऊपर आगे आइए, तो ये सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका है,
और आगे ऑस्ट्रेलिया में जाइए, सेम लैटिट्यूड है, कौन सा साइड है ये नदर्न है, ये सदर्न है, तो ये कौन सी साइड आ गई, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, तो ये साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया आ गया, मेलबर्न वाला हिस्सा, और ये पर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होती है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ओके, अनदर वन, आगे चलते हैं। आगे सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है जिसके बारे में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, पूछा जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन का नाम, और ये कहाँ पे है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं पहले सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है जिसमें रूहर आता है। रूहर पहले इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है, इसकी लोकेशन पड़ती है जर्मनी के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ये जर्मनी की 80% जो है स्टील की प्रोडक्शन करता था। ठीक है, अभी क्या हो गया, यहाँ पे ना इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है। अभी ये चीज़ क्या होगी, जहाँ से ख़त्म कर दी गई है। तो ख़त्म क्यों की गई है, क्योंकि ना जहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल में क्या होगा, पुराने तरीके होंगे तो प्रोडक्शन कम होगी, वेस्टेज ज़्यादा होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, नॉइस पोल्यूशन, एयर लैंड वाटर जो भी इस टाइप का पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई क्यों ना इन इंडस्ट्री को बंद करके दूसरी इंडस्ट्री को लगा दिया जाए। और दूसरा, यहाँ पे 80% स्टील होती थी, और मतलब हाई यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल के कारण यहाँ पे ना जो कोल की क्वालिटी है गेटिंग डाउन, क्योंकि ओवर माइनिंग होना शुरू हो गया, तो कोल की क्वालिटी डाउन होना शुरू हो गया। जब इनपुट लो क्वालिटी का होगा तो आउटपुट विल आल्सो हैव ऑफ लो क्वालिटी। तो और जब आउटपुट मतलब कोई प्रोडक्ट लो क्वालिटी का होगा तो उसकी डिमांड होगी लो, क्या होगी, डिमांड गेटिंग लो। जब किसी की डिमांड ही लो होगी तो इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, बंद। ओके, ये हाल हुआ है कहाँ पे, जर्मनी में, रूहर रीजन का। अभी यहाँ पे पुराने रूहर की जगह पे नया रूहर डेवलप कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था कि इस रूहर रीजन की जो इम्पोर्टेंस है तो ऐसे तो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें इसको भी संभाल के रखना है। तो उन्होंने क्या किया, इस ओल्ड रूहर की जगह क्या बनाया गया, अभी न्यू रूहर, क्या बना दिया गया, न्यू रूहर में क्या किया गया, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री को बंद किया गया जो पुरानी है, पोल्यूशन करती हैं। इसकी जगह पे यहाँ यूनिवर्सिटी, कार असेंबल प्लांट, ठीक है, उनको लगाया गया, और केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगा दिया गया, जिनका मेन काम स्मोक करना नहीं है, मतलब स्मोक कम से कम रिलीज़ करती हैं, और ताकि उस एरिया की जो इकॉनमी है उनको भी सेटअप किया जा सके। ठीक है, तो इस एरिया किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ों को याद रखना। कैपिटल जो जर्मनी की है वो है बर्लिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिलिकॉन वैली बेसिकली पड़ता है इन यूएसए, तो यू कैन सी हियर, तो सिलिकॉन वैली यूएसए का एरिया है। ठीक है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, किस पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो सिलिकॉन नाम ही दिया है, तो जहाँ में ना सिलिकॉन की प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। और सिलिकॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसके लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर पार्ट्स के लिए। कंप्यूटर में जो भी मदरबोर्ड होंगे, चिप होती हैं, ठीक है, वायर्स काइंड ऑफ, और कनेक्शन देने के लिए, जिसमें डाटा और सिग्नल कैन बी मतलब सिग्नल जो ट्रांसमिशन होगा वो सिलिकॉन के थ्रू होता है। तो सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मिलता है इस एरिया में। तो ये एरिया वैली है, वैली मीन्स माउंटेन के बीच में है, इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ये कौन सी साइड है, ये यूएसए के वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए आप देख सकते हो यहाँ पे। और स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया। ठीक है, और वैली का नाम है सांता क्लारा वैली। सांता क्लारा वैली, सिटी इस यहाँ पड़ती है सियाटल सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लेना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है। और इसी सिलिकॉन के कारण जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत है, आईटी, और जितने भी वर्ल्ड की वी कैन से वर्ल्ड के जो काफ़ी रिप्यूटेड कंपनीज हैं सभी के ऑफिसेज आर हेयर, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी द काइंड ऑफ, तो वो सभी जो बड़े बड़े एप्पल एंड ऑल, सभी का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे इसी एरिया में बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रख लेना। ओके, अनदर वन, आगे चलते हैं। अपलेशियन रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। चलिए पहले बात करते हैं
अपलेशियन रीजन कहाँ पड़ता है? इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा कंट्री है? यूएसए। यूएसए की कौन सी साइड है? यूएसए का साइड है ये, आप देखिए ये। और यूएसए और कनाडा, लेकिन ज़्यादा बड़ा एरिया इसका किसके अंदर आता है? यूएसए के अंदर आता है, इसको दिमाग में रख लेना। और ये यूएस की कौन सी साइड पे पड़ता है? यूएस और नॉर्थ अमेरिका के ये साउथ, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। मतलब कनाडा में जाओगे तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, देन फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट के एरिया में मिलता है। और अपलेशियन रीजन का नाम नहीं है, अपलेशियन माउंटेन के नाम है। और अपलेशियन जो माउंटेन है, माउंटेन के अंदर आपको क्या मिलता है ज़्यादा? आयरन। आयरन बहुत हायर क्वालिटी का मिलता है बच्चे। और लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे ना कोल की डिमांड और आयरन की डिमांड ज़्यादा होने के कारण, शुरू में ज़्यादा डिमांड होने के कारण यहाँ पे ना ओवर माइनिंग हुई। ओवर माइनिंग से क्या हो जाएगा? किसी भी मिनरल को बहुत ज़्यादा निकाला जाएगा। और जब मिनरल को ज़्यादा निकालते हैं तो उससे क्या हो जाती है? क्वालिटी ऑफ द मिनरल गेटिंग लो, क्वालिटी बिकम लो। तो यहाँ पे ना आयरन की क्वालिटी लो हो गई ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। इसलिए अभी इसका ना दूसरा नाम है, यहाँ से इसको मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इसको बोलते हैं रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। एक आइडिया लगा लेना, रस्टिंग किसको होता है? आयरन को। तो आयरन की क्वालिटी गेटिंग डिग्रेडेड। जब आयरन की क्वालिटी लो होगी तो उससे ऑटोमेटिकली डिमांड गेटिंग लो, और इसलिए इसको रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बोलते हैं। बाउल होता है स्टोर, ठीक है। तो मतलब स्टोर है यूएसए का अपलेशियन आयरन का, लेकिन वहाँ पे अभी क्या रस्टिंग हो गया। रस्टिंग से क्या हो जाता है? कोई मिनरल वीक हो जाता है, डिमांड गेटिंग लो। लेकिन वहाँ रस्टिंग नहीं हुई, अभी क्या हो गया? ओवर माइनिंग की वजह से वहाँ पे क्या हो गया? क्वालिटी गेटिंग लोअर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अभी यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। इनको बोलते हैं अपलेशियन रीजन। किसका है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सी साइड है? यूएस एंड कनाडा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन याद रख लेना। और कोस्ट का नाम है अटलांटिक ओशन कोस्ट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसी के कारण, अपलेशियन रीजन के कारण यूएसए की सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पता क्या है? कहाँ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? ये इसी एरिया में मिलती है। कौन सा? ईस्टर्न, ईस्टर्न यूएसए। और यहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा है। कौन सी? आयरन एंड स्टील। प्लस यहाँ पे ना पॉपुलेटेड रीजन भी है। अरे भाई, जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी होगी, तभी लोग जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपको ईस्टर्न साइड ज़्यादा मिलती हैं बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रियल रीजन्स। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेट लेक रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट लेक रीजन, जैसे नाम ही दिया ग्रेट लेक। ग्रेट मीन्स बहुत बड़ी, लेक्स वाटर बॉडीज हैं। रीजन नॉर्थ अमेरिका की है। नॉर्थ अमेरिका में दो कंट्री पड़ते हैं, कनाडा एंड यूएसए। तो यू कैन सी हियर। तो कनाडा और यूएसए के बीच में 5 ग्रेट लेक्स हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें सुपीरियर लेक है, ओरिनो है, मिशिगन है, ओंटारियो है, हरॉन है, एंड एरी है, ओंटारियो है। तो ये कुछ लेक्स के नाम आपको दिए हुए हैं। तो जिस सभी लेक्स के आपको याद रखने हैं नेम्स, और इनको 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें मैक्सिमम आर इन, हम कह सकते हैं कि किसमें? यूएसए वाले पार्ट में है। तो 1 2 3 4 5, तो यू कैन सी कुछ का एरिया इज इन कनाडा, और कुछ का एरिया इज इन, हम कह सकते हैं कनाडा। तो आप देख सकते हो, तो जो बाउंड्री लाइन है, तो पूरे सभी लेक्स को ये हाफ कर रही है, ठीक है, हाफ कर रही है। तो इट मीन्स जो भी इसके जो रिसोर्सेज होंगे इस लेक्स में से, या मिनरल्स हैं, वो सभी को कनाडा और यूएसए कलेक्टिवली और थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन लेक्स के बारे में याद रख लेना। और इन लेक में ना सुपीरियर लेक में क्या निकलता है? आयरन। क्या निकलता है? आयरन। और जहाँ आयरन ओर निकलेगा, आयरन ओर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री आपको यहाँ पे मिलती है। और पूरे यूएस का 60% जो है आयरन ओर के प्रोडक्शन बेसिकली वी कैन से कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, जिसका नाम है ग्रेट लेक रीजन ऑफ यूएसए। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा पार्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी भी दिमाग में रख लेना। एक ओंटारियो लेक है, ओंटारियो लेक के ऊपर ना एक आपको फॉल है जिसका नाम है न्यागरा, उसको याद रख लेना। न्यागरा फॉल कनाडा में जो है वो ओंटारियो लेक के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। इसमें कुछ ना रेलवे लाइंस दी हुई हैं, और इन रेलवे लाइन के नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। तो 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। टर्मिनल स्टेशन सारे याद रखने हैं, कौन सी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ विड्थ,
पूछी जाएगी थ्योरी पार्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन सारे पता होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन, सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो आप इस मैप में देख सकते हो। और कंट्री का नाम है रशिया, ये स्टार्ट होती है सेंट पीटर्सबर्ग टू वॉल्दे वॉलिदे वॉस्टॉक। ओके, अभी सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है कहाँ पे है? सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी वाटर बॉडी है। और वॉल्दे वॉस्टॉक पड़ता है सी ऑफ, क्या है, ऑक्टॉस्क, ठीक है, सी ऑफ ऑक्टॉस्क। तो ये प्लेस है, इसको दिमाग में रख लेना। ऑन द वाल्देवॉस्टॉक ऑन ईस्टर्न साइड एंड ये ऑन वेस्टर्न साइड। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको दिमाग में रख लेना। मेन टर्मिनल स्टेशन कहाँ से शुरू कहाँ से एंड, ये तो याद रखना ही है। इसके बाद और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली? मॉस्को, मॉस्को इंपॉर्टेंट है। एक तो बिगेस्ट मार्केट आ गई, दूसरा कैपिटल सिटी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सेंटर है, नोडल सेंटर है, माइनिंग सेंटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो मॉस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट हैं उसमें वो मैं सर्कल करता जाऊँगा। सेंट पीटर्सबर्ग इंपॉर्टेंट है, मॉस्को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद चिता इंपॉर्टेंट है, चिता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। व्लादिवोस्तोक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। उसके बाद ओमास्क कई बार पूछ लेते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ना यहाँ पे एक प्लेसेस और पड़ती है, इसका नाम है प्लेस का इरकुत्स्क, 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 इरकुत्स्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही सिटी है आसपास में जो एशिया के एरिया में पड़ता है, इरकुत्स्क एंड चिता। लेकिन मॉस्को कहाँ पड़ता है? इज इन यूरोपियन रशिया, दिमाग में रख लेना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। और इस रेलवे लाइन का मेन काम क्या होता है? ये मिनरल, ग्रेन्स और लोगों को, पीपल, उनको शिफ्ट किया जाता है वन एरिया टू अनदर एरिया। ये रेलवे लाइन रशिया की बड़ी बड़ी मार्केट को, बड़ी सिटीज़ को और पॉपुलेशन को कैरी करती है एंड उनको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प देती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, इसको दिमाग में रख लेना। और इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जैसे कोई रेलवे जो टर्मिनल स्टेशन है छुपा लिया, जैसे यहाँ आपको यहाँ पे लिख दिया ए, आपको पूछेंगे नेम ऑफ द टर्मिनल स्टेशन शोन बाय ए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बी, तो काइंडली आइडेंटिफाई द प्लेस एट बी, कहाँ कौन सी है। तो इस हिसाब से आपको टर्मिनल स्टेशन याद रखने हैं। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। कई बार रेलवे लाइन का नाम ही पूछ लेते हैं, यहाँ का रेलवे लाइन रशिया का नाम मिटा देंगे तो आपसे पूछेंगे नेम ऑफ दिस रेलवे लाइन। तो आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन इसका पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, आगे है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन, सबसे पहले ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन का नाम ट्रांस कैनेडियन क्यों रखा गया? ट्रांस मीन्स टू मूव अक्रॉस, पूरे कनाडा के एरिया से क्रॉस होकर निकलती है। और ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट है तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम वैनकूवर। वैनकूवर कौन सी साइड पड़ता है? वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड कौन सा है? हैलीफैक्स। तो हैलीफैक्स को वैनकूवर के साथ ये ज्वाइन करती है, यू कैन सी ये, और इसको बोल देते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। और मेन एरियाज और कौन कौन से हैं? कामलूप्स है, कैलगरी है, रेजिना है, विनीपेग है, और क्यूबिक है, ओटावा, मॉन्ट्रियल। तो बड़े बड़े सेंटर जो हैं कनाडा के, वी कैन से सेंटर्स आर ज्वाइंड बाय दिस रेलवे लाइन। और ये इंपॉर्टेंट एरिया किस किस के लिए हैं? पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा मार्केट्स हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अनदर वन ये इंडस्ट्रियल रीजन भी हैं, एग्रीकल्चर फील्ड भी हैं। उन चीज़ों को दिमाग में रखना। और इस रेलवे लाइन के थ्रू ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मूव होती हैं, एक पीपल, दूसरा वीट। वीट, और वीट इज़ बेसिकली यूज फॉर ब्रेड। और ब्रेड क्या करेगा? फूड देता है। तो जब फूड देगा इट मीन्स पूरे कनाडा की इकॉनमी को रन करने के लिए ये रेलवे लाइन काफ़ी रोल प्ले करती है, ठीक है। और यहीं पे ही मैंने एक आपको ग्रासलैंड बताए थे जिसका नाम था प्रेरीज। प्रेरीज, ये प्रेरीज के बीच में से निकलती है। और जो प्रेरीज में वो इंपॉर्टेंट किसके लिए हैं? डेयरी फार्मिंग और क्या, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और सभी टाइप की जो प्रोडक्शन होगी विल बी शिफ्टेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया थ्रू दिस रेलवे लाइन, इसको दिमाग में रख लेना। और कुछ बड़े हेडक्वार्टर्स को ज्वाइन करती है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा कैपिटल है कनाडा की, क्यूबिक बहुत बड़ा सेंटर है, विनिपेग है, एंड वैनकूवर काफ़ी, कैलगरी। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट सेंटर हैं जिनको ये ज्वाइन करती है, ठीक है। और वैनकूवर पैसिफिक ओशन एंड हैलीफैक्स ऑन
अटलांटिक ओशन, इसके ऊपर इसकी लोकेशन पड़ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन है, ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पड़ती है। एंड इस रेलवे लाइन के जो टर्मिनल स्टेशन है वो वेस्टर्न साइड पे पर्थ पड़ता है एंड ईस्टर्न साइड पे सिडनी है। इसको सिडनी से लेके आगे एडिलेड तक, सॉरी मेलबॉर्न तक इसको एक्सटेंड किया गया है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस रेलवे लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी मेन ये वेस्टर्न साइड को ईस्टर्न से कनेक्ट करती है, फिर ईस्टर्न के थ्रू ये कहाँ जाती है, सदर्न। सदर्न में कौन सा है, मेलबॉर्न। और ये तीनों सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया की। ओके, अनदर वन, इसके इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, इंपॉर्टेंट है कालगोरली। कालगोरली बच्चे गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। और गोल्ड माइन से क्या निकलेगा, गोल्ड। तो जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको भी ट्रांसफर किया जाता है वन एरिया टू अनदर एरिया। आगे है फॉरेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट है, पोर्ट अगस्ता है। पोर्ट अगस्ता के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। पोर्ट अगस्ता इज हेयर ऑन दिस साइड, तो कनेक्टेड बाय दिस रेलवे लाइन जिसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। ब्रोकन हिल्स है एंड पीटरब्रो है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं सिडनी, देन एल्ब्री, उसके बाद है आपका मेलबॉर्न। इसको आगे एडिलेड तक भी ज्वाइन करने का जो प्लान है। और एक रेलवे लाइन ऊपर भी दी हुई है, डार्बिन टू बेडम, यहाँ से नॉर्थ टू साउथ, डार्विन टू बेडम। डार्विन बिल्कुल नदर्न साइड में पड़ता है, डार्विन टू बेडम के साथ ये ज्वाइन करती है। एंड ये रेलवे लाइन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सिलेबस में नहीं दी हुई, लेकिन थ्योरी पार्ट के लिए आप याद रख सकते हो, ठीक है। और ये रेलवे लाइन पूरे ऑस्ट्रेलिया के बीच में से क्रॉस होकर निकलती है। ऑस्ट्रेलिया का इतना पार्ट क्या है, डेजर्ट। और डेजर्ट एरिया में क्या होती है, नोमैडिक, हर्डिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक, रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। डाउन में ऑलरेडी बता दिया था। और ये सभी एरियाज में और सभी एक्टिविटी से जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो सभी प्रोडक्ट्स को वन एरिया टू अनदर एरिया विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्मिनल स्टेशन है उनकी और सिटीज़ का नाम पक्का याद रख लेना सिलेबस के लिए, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि मेजर सी पोर्ट की बात करते हैं तो मेजर जो सी पोर्ट हैं वर्ल्ड के, तो सिलेबस में सिर्फ जो दिए हैं सिर्फ उनको ही याद रखेंगे हम। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्लेसेस दी हुई हैं। पहली प्लेस, जो पहली प्लेस आपसे पूछी गई है वो है लंदन। तो लंदन बेसिकली पड़ता है यूके, ठीक है। एंड इंग्लैंड की कैपिटल है और यूरोप के अंदर आता है, ठीक है। तो दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें तो आगे एरिया इज़ नॉर्थ केप है। तो नॉर्थ केप का आप देख सकते हो, जो नॉर्थ केप वाला एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इस नॉर्थ केप पड़ता है आपका नॉर्वे। किस में पड़ता है, नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल बेसिकली ओस्लो है लेकिन नॉर्थ केप मेन पोर्ट है। आगे उसके बाद हम्बर्ग। हम्बर्ग यूरोप के अंदर है। तो इसकी कैपिटल मतलब ये किसकी कैपिटल है, कैपिटल बर्लिन है लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ जर्मनी है। स्वेज, स्वेज आपको ज़्यादातर पड़ता है इजिप्ट, इजिप्ट वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो स्वेज के ऊपर एक स्वेज कैनाल भी एक वी कैन से वाटरवेज भी है, उसको हम स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में। ओके, अनदर वन यदि हम बात करें डरबिन एंड केप टाउन। डरबिन एंड केप टाउन यू कैन सी ये दिया हुआ है। डरबिन एंड केप टाउन बेसिकली इसमें केप टाउन अटलांटिक ओशन एंड जो डरबिन है वो है इंडियन ओशन के कोस्ट के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। जिस साइड मिलेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोनों ही जो पोर्ट्स हैं एंड ये आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका। कहाँ मिलेंगे, साउथ अफ्रीका में, इंपॉर्टेंट है। आगे पर्थ, पर्थ वेस्टर्न साइड में है। कौन सा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे जब बात करें तो सिडनी, तो सिडनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिडनी बेसिकली मेन सी पोर्ट है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड मेलबॉर्न, मेलबॉर्न ऑलरेडी मैंने बता दिया, मेलबॉर्न इज़ ए इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एंड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एंड अफ्रीका में एंड यूरोप में, ठीक है, ये इसके हैं। और आगे सी पोर्ट करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के, फिर एशिया की करेंगे। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में आप देख सकते हो कौन कौन से मेन पोर्ट्स हैं। और मेन पोर्ट कौन से दिए हैं, वैनकूवर दिया है। वैनकूवर कहाँ पड़ता है, कनाडा में अंदर पड़ता है, ओके। यदि हम बात करें सैन फ्रांसिस्को, ये यूएसए का है वेस्टर्न साइड। और न्यू ऑरलैंड, न्यू ऑरलैंड बहुत कम बच्चों को पता होता है, ये यूएसए के अंदर है और गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। कोलोन,
जो कोलॉन है ये बेसिकली पनामा कैनाल के ऊपर है। पनामा कैनाल के ऊपर आपको ये जो पोर्ट है वो मिलता है, ठीक है। एंड आगे वेलप्रासो, वेलप्रासो पड़ता है चिले में, और कोस्ट का नाम है पैसिफिक, ठीक है। पैसिफिक ओशन के ऊपर ही आपको ये मिलता है जिसका नाम है वेल प्रासो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो एक इंपॉर्टेंट सिटी है किसकी, ब्राज़ील की। ब्राज़ील पड़ता है साउथ अमेरिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनको दिमाग में रख लेना। आगे बात करते हैं एशिया के। एशिया के सी पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट वन है जो वो है कराची। कराची पड़ता है पाकिस्तान, ओके। एंड अनदर वन इज़ एडन। एडन आपको मेन एरिया इन अरेबियन पेनिसुला, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और आप यदि एशिया से मतलब इंडिया से यूरोप की तरफ ट्रैवल करते हो तो थ्रू एडन पोर्ट ही आपको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोलकाता। कोलकाता पड़ता है इन वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल में। एंड हांगकांग, हांगकांग चाइना का एरिया है। एंड योकोहामा जापान का एरिया है। एंड शंघाई, शंघाई इज़ इन चाइना। चाइना, शंघाई एंड हांगकांग में मेन डिफरेंस क्या है, नदर्न साइड शंघाई है और सदर्न साइड थोड़ा हांगकांग वाला एरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे जिसमें इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जिसकी कुछ पोर्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए, यदि हम बात करते हैं वाटरवेज, मतलब सी पोर्ट की बात करते हैं तो इनलैंड वाटरवेज आएगा। एंड बेसिकली जो इनलैंड वाटरवेज है वो होता है वाटरवेज जो रिवर्स या लेक्स के ऊपर होता है, रिवर्स और लेक्स के ऊपर, ठीक है। कोई कैनाल वगैरह बना दी तो वो आएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट जो पहले इनलैंड वाटरवेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट वाटरवे है वो है सेंट लॉरेंस। इसके बाद और भी हैं, मिसिसिपी है, जो हडसन बे है, जो बाकी भी हैं, लेकिन जो सिलेबस में सिर्फ एक ही है, सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस किस एरिया में पड़ता है, सेंट लॉरेंस आपका ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसको दिमाग में रख लेना। सेंट लॉरेंस काफ़ी बड़ा रिवर है ऑफ वी कैन से नॉर्थ अमेरिका, और बेसिकली ये अटलांटिक ओशन में क्रॉस करता है, इसको दिमाग में रख लेना, ओके। यदि नेक्स्ट वन पूछा गया पनामा, तो पनामा कैनाल मैंने ऑलरेडी बता दी थी। पनामा कैनाल के दो पोर्ट हैं, एक तो हमने कर लिया था जिसका नाम था कोलोन, और दूसरा नाम है पनामा, कोलोन टू पनामा, ठीक है। ये दोनों पोर्ट्स आर हेयर। पनामा सिटी एक कंट्री का नाम है, और इस कैनाल को बनाया गया ताकि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड को ईस्टर्न साइड के साथ इजीली कनेक्ट किया जा सके। तो टाइम भी सेव है, डिस्टेंस भी सेव है, एनर्जी सेव है, ठीक है, कॉस्ट सेव है, इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, आगे यदि हम बात करें सुएज कैनाल, सुएज कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल का एक पोर्ट मैंने करवा दिया, पोर्ट सैड, और दूसरे का नाम है पोर्ट सुएज। पोर्ट सुएज टू पोर्ट सैड, दोनों को कनेक्ट करती है, कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। 160 किलोमीटर है, ठीक है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है, और इसका एक नाम और है जैंगुलर वेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जैंगुलर वेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों जैंगुलर वेन क्यों बोलते हैं, ये एक नस थी जिसने ब्रिटिश को अपना रूल करने में काफ़ी रोल प्ले किया, क्योंकि ब्रिटिश ने इसको बहुत यूज़ किया है। इंडिया से जो भी रिसोर्स वगैरह थे वो बाहर लेके जाने के लिए इस कैनाल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ और प्रयोग होता था, ओके। रहाइन वाटरवेज है, रहाइन वाटरवेज कहाँ पड़ता है, इस बेसिकली हेयर इन दिस साइड। एंड इसकी 3 स्टेट से हम कंट्रीज बोल सकते हैं, उनके नाम हैं जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड वन मोर इज़ नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की प्लेस है जिसका नाम है रोटरडैम। तो रोटरडैम को किससे ज्वाइन करता है जी, रोटरडैम टू बेजल, रोटरडैम टू बेजल इनको ज्वाइन करता है, ठीक है। एंड बेजल एंड रोटरडैम बोथ आर इन, रोटरडैम इज इन नीदरलैंड एंड बेजल इज इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इनको मार्क कर लेना, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, पूछा जा सकता है। तो ये सारा कैनाल सिस्टम है और इम्पॉर्टेंट वन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेजर एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, कौन कौन से मेजर एयरपोर्ट्स हैं आपको दिमाग में रखना है, और मेन एयरपोर्ट्स जो वर्ल्ड के हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला हम नॉर्थ अमेरिका शुरू करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शिकागो, शिकागो मेन सिटी भी है और बिगेस्ट मार्केट भी है ऑफ यूएसए। आगे उसके बाद है न्यू ऑरलीन, न्यू ऑरलीन एक सी पोर्ट भी है और एक एयरपोर्ट भी है, बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको पर पड़ता है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यू कैन सी।
एंड यूएसए के सदर्न और साउथ ईस्टर्न साइड में ये पड़ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। आगे में मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी कैपिटल ऑफ मैक्सिको है। और साउथ अमेरिका में सेंटियागो है, सेंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ चिले, चिले की कैपिटल भी है और ये एक एयरपोर्ट भी है। आगे बात करते हैं ब्यूनस एयर्स, ब्यूनस एयर्स एक कैपिटल भी है और एयरपोर्ट भी है, किसका, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो ये तो हो गए नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के। यदि बात करें यूरोप की, तो यूरोप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। पहले है बर्लिन, तो बर्लिन किस में पड़ता है, जर्मनी की कैपिटल है। अनदर वन लंदन, तो लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। अनदर पेरिस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। और रोम, रोम इटली की कैपिटल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर देयर, इनको दिमाग में रख लेना। आगे चलते हैं। तो आगे आपका एडन, एडन पोर्ट है। एडन पोर्ट बेसिकली आपका ओमान वाले एरिया में पड़ता है एंड अरेबियन पेनिसुला के अंदर, तो आप देख सकते हो ये एरिया। एंड जिदा, जिदा पोर्ट आपको ज़्यादा पड़ता है ये सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, ये आप एरो लगा हुआ है यहाँ देख लेना। एंड नैरोबी, नैरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ केनिया, तो ये केनिया वाला एरिया है। अनदर वन जॉनसनबर्ग, जॉनसनबर्ग इज़ द कैपिटल द वी कैन से इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नॉट अमेरिका, याद रखना। ओके, यदि हम आगे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट और एयरपोर्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, जिसमें मॉस्को, मॉस्को बेसिकली रशिया की कैपिटल है। कौन सी साइड, जो रशिया का हिस्सा किस में आता है, यूरोप के अंदर आता है। बीजिंग, बीजिंग इंपॉर्टेंट कैपिटल है किसका, चाइना का। अनदर वन टोक्यो, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। मुंबई, मुंबई इज़ बेसिकली द कमर्शियल सेंटर ऑफ इंडिया, बेसिकली कैपिटल क्या है, दिल्ली है नदर्न साइड, लेकिन ये मुंबई है। आगे डार्विन, डार्विन इंपॉर्टेंट पोर्ट एरिया किसका, हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट भी है। विलिंगटन, विलिंगटन बच्चे पढ़ता है इज़ इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड भी है, विलिंगटन भी है। विलिंगटन कैपिटल है, ऑकलैंड मेन सिटी है, तो ये न्यूजीलैंड में पड़ता है, जो एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है किसका, वर्ल्ड का। तो ये इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट थे, ठीक है। तो जितना भी मेन मेन एरियाज थे उनको डिस्कस कर लिया गया है। एंड कोई भी चीज़ आपको इस मैप वर्क के अंदर समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर छोड़िए, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो में उन सभी चीज़ों को और क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाए और उनको रिपीट किया जा सके, ठीक है। और बुक नंबर 2 के मैप वर्क के लिए वीडियो नंबर 2 को देखना है। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।